A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई होप यू ऑल फाइन. आप लोग ठीक ठाक होंगे. बहुत अरसे के बाद वीडियो बन रही है. मुझे लगता है कि तकरीबन इस वक्त 2 मंथ्स हो चुके हैं और बहुत सारी रीजंस थी फॉर टेकिंग अ ब्रेक. जो लोग मेरे साथ अटैच रहे हैं पिछले एक साल में उनको पता भी है कि बहुत सारे ऐसे किस्से, बहुत सारे ऐसे मसाइल, क्रिटिसिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब एक शैकल था पूरा. जिसके बाद एक टाइम बनता है, इंसान को होता है कि यार थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, थोड़ा सा खुद को भी सुकून आ जाएगा, थोड़ा सा अगलों को समझ भी आ जाएगा. और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी बातें जो हैं, जो जिनके ऊपर कभी इख्तिलाफ रहे कुछ लोगों के साथ, तो इस वक्त वो बातें सारी प्रूव हो गई हैं. बेशक वो कोई सीरीज हो, मिनी सीरीज हो, या वो कोई नॉट फॉर प्रॉफिट के बारे में चीज़ें हों, कोई किसी के अकाउंट्स पब्लिक होने हो, या कोई एक पाकिस्तान में फ्री एजुकेशन का प्रोवाइडर हो जिसके अब प्रीमियम वर्जन्स आ गए हों जहाँ पे वो 2-2 दिन के अंदर गेस्ट पेपर करा रहे हो. ये तमाम चीज़ें जो है मेरा ख्याल है इस टाइम पे अब बहुत हद तक क्लियर हो चुकी हैं कि कौन सही था, कौन गलत था, किसने पैसे कमाने थे और किसने जो है आपको जेन्युइन बात बताई थी. ये सारी बातें मेरा ख्याल है जिनमें अकल है, जिनमें दानिशमंदी है, जो समझते हैं बात को, उनको क्लियर हो चुकी होंगी. जितनी बातें मैंने की हैं उनको दोबारा एक बार रिवाइंड करके सुनना, फिर सोचना कि मैं किस किस की बात को टारगेट कर रहा हूँ, और आपको ज़रूर समझ आ जाएगी. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी में से एक चीज़ ने आज मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया. यार ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है. मैं सुबह उठा हूँ, मैंने बड़े अरसे के बाद अपना वो फ़ोन चेक किया है जहाँ पे मेरा ये बिजनेस व्हाट्सएप बना हुआ है, जहाँ पे यानी कि स्टूडेंट मुझसे कोलैबोरेट करते हैं. व्हाट्सएप चेक किया तो खैर मुझे बहुत अरसा हो गया, मैंने व्हाट्सएप आज भी चेक नहीं किया. बट आई टुक आउट टाइम कि मैंने हर चीज़ जो है ना यानी थोड़ी बहुत चेक की. एक सुबह 8 बजे मैसेज आया कि आज ना एक प्रीमियम जो है कोर्स शुरू हो रहा है, 2 डेज का क्रैश कोर्स, उसकी पेमेंट करके उसे ज्वाइन करें. उसमें आपको पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात के गेस्ट पेपर्स कराए जाएंगे. अब जिसने ये सेंड किया, प्रीमियम कोर्स इटसेल्फ, एंड द फैक्ट कि 2 डेज के क्रैश कोर्स में गेस्ट पेपर्स, मैंने इन तमाम तीनों चीज़ों के बारे में पिछले साल में बहुत सारी प्रिडिक्शंस की थी. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे इस बात पे लड़े भी थे कि सर आप पता नहीं क्यों ऐसी बातें करते हैं, ऐसा नहीं है सर, वो दुनिया को बेहतरीन बनाने के लिए पाकिस्तान में आए हैं सर, वो दुनिया बेहतरीन कर देंगे सर सर सर. हुआ फिर वही. मैंने आपको बताया था पैसे कमाने के लिए आए हैं, बात सदा ना ऊपर है ना नीचे है, सिर्फ वक्त की बात है कब वो पैसा कमाना शुरू करते हैं. सिमिलरली कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट्स थी जिनके अकाउंट्स वायरल हो रहे थे, जिनके अकाउंट्स पब्लिक हो रहे थे. कहाँ गई वो बातें? 3-4 महीने हो गए ना अकाउंट्स पब्लिक हुए, ना उनका असल ओनर जो है वापस आया, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, सब वैसे ही खड़ा है. सब ने बातें की सिर्फ पेमेंट्स पे पैसे बनाने के लिए, लोगों को पागल बनाने के लिए, फेक आइडिया यूज करके लोगों से प्रोटेस्ट करवाने के लिए, फेक आईडीज यूज करके लोगों को लोगों के खिलाफ भड़काने के लिए. ये सब कुछ होता रहा, ठीक है. मैंने उस वक्त बात की, लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी. कुछ ने कहा कि सर आप वेट करें, सब जो है सही हो जाएगा. आज 7 मंथ्स होने वाले हो गए, 4 to 5 मंथ्स ऑलमोस्ट. मेरी बात सारी सही प्रूव हो गई. तो खैर, द थिंग इज कि जो मैंने आज सुबह वो देखा, यानी जो मैंने आज सुबह वो एक मैसेज देखा था, उसकी वजह से आई गॉट प्रॉम्प्टेड अगेन टू कम बैक बिफोर आई वांटेड टू. मैंने सोचा था कि आई वुड रीस्टार्ट दीज फ्री एजुकेशनल एक्टिविटीज समवेयर इन जनवरी या फरवरी, बीइंग वेरी ऑनेस्ट. लेकिन मुनासबत ऐसी हो गई उसकी कि मुझे यानी दोबारा सोचना पड़ा. आई थॉट अबाउट इट अगेन कि यार ठीक है, व्हाट्सोएवर हैपेंड हो गया है, इट हैज पास बिफोर, लेट्स जस्ट स्टार्ट इट अगेन. और आगे इसके बारे में इंशाल्लाह जो कल वीडियो बनाऊंगा ना, बहुत कल या परसों जब भी बनाता हूँ, तो बड़ा डिटेल से इसको एड्रेस भी करूंगा. ये तो मैंने सिर्फ आपको बात समझाने के लिए बात की है. दूसरा, बिफोर स्टार्टिंग ये जो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है, ये इसलिए कि जब तक मैट्रिक्स 4 रिलीज नहीं होती मैं अपना बैकग्राउंड ग्रीन ग्रीन रखूंगा. आई हैव बीन एन एवियन मैट्रिक्स फैन. आप इसे प्रमोशन समझो, कुछ समझो. दिसंबर में आ रही है. आई हैव बीन वेटिंग फॉर इट फॉर ओवर 16 years नाउ, एंड आई एम सो हैप्पी. तो मेरा बैकग्राउंड जो है ग्रीन ही रहेगा. खैर, कमिंग टू द पॉइंट, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग सिर्फ ना जो मेन क्वेश्चंस की, मैंने आज काफ़ी अरसे के बाद देखा था कि क्या क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स के मुझे बार बार रिसीव हो रहे हैं. स्पेशली पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात की बात करूंगा, क्योंकि इन दो सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद अपेयर होना है, और इसलिए उनके क्वेश्चंस ना बार बार रिपीट हो रहे हैं अबाउट दीज 2 सब्जेक्ट्स. बाकी भी बात करेंगे. मैंने एक स्टूडेंट को बल्कि मैथ्स का भी कहा हुआ है इंशाल्लाह, तो उसके बारे में कोशिश करूंगा एक कंप्लीट सीरीज बना पाऊँ. लेकिन ये है कि इन दो के बारे में बात करना पहले ज़रूरी है, क्योंकि ये ना बिल्कुल सर पे आए हुए सब्जेक्ट्स होते हैं, इनका वो सीन है. मैं कोशिश करूंगा कि तमाम ना सारी जो पेपर अटेम्प्ट की बातें कवर कर लूँ. देखो, मेरा आपसे दो रिक्वेस्ट है. मैं जो बात आपको बताऊंगा आई वुड स्टैंड बाय इट, ठीक है. अगर आप वो चीज़ फॉलो करते हो और उसकी वजह से आपके नंबर नहीं आते हैं ना, आप एग्जैक्टली वही फॉलो करते हो, नहीं आते हो, आके मेरा गिरबान पकड़ लेना. मैं आपका उसमें जो है एक गुनहगार हूंगा, मैं आपको नंबर देने का पाबंद हूंगा, ठीक है.
लेकिन ये जो मिक्सचर बनाते हो ना यार, कि आधी बातें किसी टीचर से सुन ली, आधी किसी से सुन ली, उसको मिक्स करके पता नहीं क्या करके आ जाते हैं पेपर में। देखो, अगर पूरी बात सुनिए, या मेरी पूरी बात सुन लो या किसी और की पूरी बात सुन लो, किसी एक टीचर को फुली फॉलो करो, ताकि कम से कम आपको यह पता हो कि जब रिजल्ट आए, कि अगर रिजल्ट अच्छा आया तो चलो उसकी गाइडेंस सही थी, नहीं आया तो किसकी गलती थी। ये तो ना हो ना कि मिक्स करके आ जाओ, फिर आप कहोगे सर आपकी बात भी गलत थी, फलां की गलत थी। ऐसे नहीं करना। आप पूरी बात ये तो सुन लो, ठीक है, उसको क्रॉस चेक किए बगैर अप्लाई करो। अगर गलत हो जाए तो बता देना, ठीक है। खैर, लेट्स टॉक अबाउट दिस। हमारा जो हिस्ट्री का पेपर है उसके अंदर मैंने हमेशा ये बात की है, जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो पहले क्वेश्चंस होते हैं, सोर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, देखो उनको सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस इसलिए बनाया जाता है कि उसने आपका सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं करना, उसने आपका सोर्स से कनेक्शन टेस्ट करना है। इसमें आमतौर पे बच्चे गलती ये करते हैं कि वो ना, फर्ज करो उनको एक तस्वीर नजर आई जहां टीपू सुल्तान को जो है शहीद किया जा रहा है, ठीक है, एक तस्वीर है, वो समझ आ गई भाई टीपू सुल्तान शहीद हो रहे हैं इस तस्वीर के अंदर, एक बात है, ठीक है। अब बच्चा लिखना शुरू कर देता है बैटल ऑफ मैसूर के ऊपर पूरा डिटेल्ड नोट। यार वो काम करना है, लेकिन पहले जो उसने आपको सोर्स दी है उसको डिस्क्राइब करो कि यार मैं ये जो पूरी बात करने वाला हूँ, ये इस सोर्स से पूरी बात लिंक्ड है, इस सोर्स से इस बात का ताल्लुक है। ये कॉमन मिस्टेक है जिसकी वजह से फुल मार्क्स नहीं आ पाते उस क्वेश्चन में, कई बार मार्क कट जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कई बार कट जाता है, जरूरी नहीं कटे, ठीक है। आप पहले एक से दो लाइन में उस सोर्स को एक्सप्लेन कर दो कि यहाँ नजर क्या आ रहा है आपको। यहाँ एक ब्रिटिश फौजी जो है वो टीपू सुल्तान को शहीद कर रहा है, ठीक है। अब जब इतनी बात आपने कर दी, नाउ कनेक्ट दिस विद द नॉलेज दैट यू हैव, कि यार ये बैटल ऑफ मैसूर हुई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह हुआ था। मीर यानी उसने जो मीर कासिम ने उसके अंदर वो की थी, पूरा आप यानी उसमें जो है प्रॉपर एक उसका बैकग्राउंड दे दें। लेकिन पहले सोर्स को डिस्क्राइब करो। इस क्वेश्चन में जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है, बच्चे नॉलेज लिखाते हैं, सोर्स इटसेल्फ को डिस्क्राइब ही नहीं करते। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आपने उसी तर्ज पे करने हैं। 7 मार्क्स का 7 मार्क्स वाले तर्ज पे करना जो बताऊंगा, जो आपका 10 मार्क्स वाला है वो आपने 14 मार्क्स वाले के तर्ज पे करना है। जो आपका 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, देखो उसके अंदर मिनिमल रिक्वायरमेंट ये होती है कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट का जब भी मैं पूरी डिस्कशन में जब भी मैं पॉइंट का वर्ड यूज करूंगा, उसका मतलब ये है कि आपने डिस्टिंक्ट बात करनी है, डिफरेंट बात करनी है, ठीक है। उसको पॉइंट फॉर्म में लिखना मकसद नहीं होता, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना होता है। पॉइंट से मुराद ये डिस्टिंक्ट बात। अब 7 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपने 3 डिस्टिंक्ट बातें लिख के उनको एक्सप्लेन कर दिया है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जामिनर, दैट इज गुड इनफ, ठीक है। मसला ये है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एज स्टूडेंट्स जो होता है, हमें ये नहीं पता होता कि हम जो चीज़ लिख रहे हैं क्या वो परफेक्टली ठीक है, क्या उसमें हम थोड़ी बहुत गलती तो नहीं कर रहे, कोई चीज़ हमसे मिस आउट तो नहीं हो रही, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो हमारे जेहन में हो, हम लोग उस पॉइंट को मिस कर रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन ठीक ना दे रहे हो सकता है वो पॉइंट जो मैं लिखा है वहाँ फिट ही ना हो रहा हो। तो उसके लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन में पहले जितने जेहन में पॉइंट्स आते हैं ना, जो मेन डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट बातें आती हैं, वो लिख दो। उसके बाद 3 उठा के उनको एक्सप्लेन कर दो। आपका क्या जा रहा है, आपको सिर्फ मैक्सिमम 2 से ढाई मिनट और लगेगा ना सारे पॉइंट्स को मेंशन करने में एक पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। लेकिन उससे आप सिक्योर लेवल पे जाते हो। अच्छा, 7 मार्क्स के क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन के कोई खास मार्क्स नहीं होते, ठीक है। तो उसमें आप चाहो तो डायरेक्टली आंसर स्टार्ट कर सकते हो कि यार फर्स्ट थिंग ये, सेकंड थिंग ये, थर्ड थिंग ये। अपना टाइम उन चीजों में जाया ना किया करो जिनमें आपको नंबर नहीं देने, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है पेपर के अंदर। 14 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर भी मैंने हमेशा ये बात की है कि इसको, बाकी तमाम चीजों को ना जैसे चाहो कर लेना, 14 मार्क्स के क्वेश्चन को जैसे बता रहा हूँ उस तरह हल करना, इससे आपका फायदा होगा, ठीक है। अब तो चलो सर्टिफाइड बात हो गई है कि मुझे कोई फायदा नहीं होता, हो सकता है बाकी लोग जो गाइड कर रहे हो उन्हें ट्यूशन लेनी होती हूँ आपसे। मैं तो ट्यूशन इस पॉइंट तक अल्लाह का शुक्र है नहीं लेता, कल को लेने लग जाऊँ अलग बात है, अभी तो नहीं लेता, ठीक है। तो जो गाइड कर रहा हूँ वो सही बात गाइड कर रहा हूँ आपको। पहली चीज मैंने आपको ये गाइड की है कि 14 मार्क्स के क्वेश्चन में एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने पेपर्स चेक किए हैं आज तक, उसमें कॉमन मिस्टेक ये होती है, स्टूडेंट दो दो तीन तीन पैराग्राफ की इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। ऐसे नहीं करना, आपने इंट्रोडक्शन के लिए 1.5 लाइन देनी है, वो मोर देन इनफ होती है यार। आपने इंट्रोडक्शन देनी है ना, आपने कौन सा उसको अपना पूरा जद्दी पुश्ती तारुफ करवाना है कि मेरे वालिद साहब ये थे, फिर मेरे दादा ये थे, मेरे परदादा ये थे। अपना आपने बस एक वन पैराग्राफ, वन सिंगल टू लाइनर का आपने एक उसको स्टार्टिंग देनी होती है कि आप किस बात के बारे में लिखने लगे हो। सबसे आसान तरीका ये होता है इंट्रोडक्शन देने का कि जो आपका क्वेश्चन सेंटेंस है ना, वो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन फॉर्म में होता है, उसको आप सेंटेंस फॉर्म में ले आओ, ठीक है। जैसे वो आपको कहता है कि एक एग्जांपल है, द पॉलिसीज ऑफ ख्वाजा नाज़मुद्दीन वर द मोस्ट इंपोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान इन, फॉर एग्जांपल 1960 से लेके, आप एग्जांपल ये समझ लो 19 सॉरी 60 नहीं, 1947 48 से लेके आपका 60 तक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप बजाय डू यू एग्री इसमें आंसर, तो आप इसी को वही उसमें ले आओ कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन पॉलिसीज वर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान बिटवीन 1948 एंड 1960, बट देयर वर अदर पॉलिसीज एज वेल व्हिच आई विल कवर इन द गिवन आंसर, ठीक है।
गुड हो गया। आप इससे ज्यादा टाइम जाया करो, इससे ज्यादा उस पर राइटिंग जाया करो, इससे ज्यादा मेहनत जाया करो, कोई फायदा ही नहीं है। या तो वो आपको स्पेशल मार्क्स दे रहा हो ना एक्स्ट्रा लिखने के, फिर तो चलो आप लिखते जाएं, जितना दिल करे लिखते जाएं। जब वो आपको उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दे रहा तो क्यों टाइम जाया कर रहे हैं अपना? बस हो गया, मोर देन एनफ हो गया, अब आगे पैराग्राफ स्टार्ट करो। अच्छा, अब आगे कितना लिखना है? देखो, जो चीज उसने आपको जो टाइम पीरियड मेंशन किया हुआ है, या जो उसने आपको डिफरेंट पर्सनैलिटीज मेंशन की हुई है, अब ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया जहाँ वो टाइम पीरियड दे देगा आपको कि मॉडलेमेंटल रिफॉर्म्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट रिफॉर्म्स बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। अब अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है तो आपने उस टाइम पीरियड के अंदर हर इंपॉर्टेंट चीज पे लिखना है। पहले उस पे लिखना है जो उसने दी हुई है, जैसे अगर मॉडलेमेंटल रिफॉर्म्स दिया हुआ है तो पहले उस पे लिखोगे, लेकिन फिर आपने बाकी सब पे भी लिखना है। ये क्वेश्चन आमतौर पे उसके साथ आता है जहाँ आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल, रिवर्सल ऑफ पार्टीशन, मोन्टेक चेम्सफोर्ड सब पे लिखना पड़ता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर उसने आपको स्पेसिफिक इवेंट्स दिए हुए हैं, जैसे उसने आपको कहा हुआ है फॉर एग्जाम्पल के इवेंट्स या पर्सन के नाम दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल शाह वलीउल्लाह वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, रिलीजियस लीडर फ्रॉम 1700 टू 1852 ईयर इसलिए आंसर। तो इसके अंदर फिर आपने जो उस टाइम पीरियड में बाकी लोग आ रहे हैं उनके बारे में लिखना है, ठीक है। पहले आपने उसके बारे में लिखना है जिसका उन्हें नाम दिया हुआ है, फिर आपने उसके बारे में लिखना है जिसका उन्हें नाम नहीं दिया हुआ। मेंशन आपने सारे करने हैं, उनको डिटेल से लिखना है। एक और क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर उनमें 2 पॉइंट कम, इनमें 2 पॉइंट ज्यादा लिखने, बेटे आपका क्या जा रहा है, आप सारे लिख दो। आपने जरूर इस चीज के अंदर कि मैं 2 कम लिखा हूँ 2 ज्यादा लिखा हूँ अपनी ग्रेड खराब करना है। फिर एक आमतौर पर टीचर्स बच्चों को एक बात कर रहे होते हैं कि बेटा अगर आप प्रिसाइजली उतने ही पॉइंट्स नहीं लिख के आओगे जितने एग्जामिनर ने कहा है, आप 2 ज्यादा लिखाओगे तो डिस्टिंक्शन नहीं आएगी। भाई देखो, मैं कोई रूट से बात नहीं कर रहा, मैं आपको समझाने के लिए एक बात कर रहा हूँ। मेरी डिस्टिंक्शन आई हुई है पाकिस्तान स्टडीज में, मैंने जितने पॉइंट्स आते थे लिखे थे, ठीक है। मैंने तो कोई पॉइंट आउट जो नहीं, कोई जो उसमें मेन डिस्टिंक्ट बात ही नहीं छोड़ी थी। एग्जामिनर ने आपको मार्क्स देने करेक्ट थिंग्स के ऊपर, नेगेटिव मार्किंग है नहीं पेपर के अंदर, ठीक है। तो करेक्ट थिंग्स लिखो सारी, वो चीज लिखो। आप अगर उसे मिस आउट कराते हो, जो आपने लिखा हुआ है उसमें एक पॉइंट गलत है, फिर क्या करोगे? फिर तो आपका ग्रेड जाएगा। इसी तरह कंक्लूजन का जब टाइम आता है, कंक्लूजन के लिए भी मैंने बहुत सारी बात समझाई है कि जैसे इंट्रोडक्शन आपकी 1.5 लाइन की काफी होती है, कंक्लूजन भी मोर देन अनफ होता है। उसने कंक्लूजन के 10 नंबर अलग से नहीं रखे हुए। कंक्लूजन इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम आर्गुमेंट, ठीक है। आप उस आर्गुमेंट को क्लोज कर रहे हो उसके थ्रू, आप उसमें वही ऊपर वाली बात को 2 से 3 लाइनों में कन्वर्ट करके 1 से 2 लाइनों में, मैक्सिमम 2 से 3, 2 से 3 कहूंगा तो बच्चे पैराग्राफ लिखाते हैं, 1 से 2 लाइनों में कन्वर्ट करके दैट इज मोर देन एनफ। लिख तो बहुत हो गया यार, काफी, ऐसे तक क्या करना है आपने? अगले क्वेश्चन पे और टाइम ही नहीं है पेपर के अंदर इतना। अच्छा, एक चीज स्टूडेंट्स और जो पूछते हैं वो होता है कि सर कितने पेज भरें। मैंने आपको बताया है, मैंने पहले भी ये बात बहुत दफा कोट की है कि 14 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो 1.5 पेज में, 1.5 पेज में हो जाते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। जो टर्किश एम्पायर वाला क्वेश्चन है आपका, ये खिलाफत मूवमेंट वाला, कि फॉर एग्जांपल वो कहता है कि द लैक ऑफ यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स was the most important reason for the failure of the Turkish the खिलाफत मूवमेंट। डू यू एग्री, एक्सप्लेन योर आंसर। अब इस क्वेश्चन में कितना लिखोगे आप? ये 1.5 से 2 पेजेस से ऊपर जा नहीं सकता क्वेश्चन, मुश्किल से 2 पेज जाता है। मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था, मुझे याद है कि 2015 इफ आई एम नॉट 14 या 15 के मई जून का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब उसमें आप ये देखो, या तो ये 14 के ओ लेवल के उसमें, यहाँ पे ये 15 के समर के आईजीसीएससी में किसी एक में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब मजे की बात क्या है, इसमें जो बात समझाने वाली वो क्या है, इस क्वेश्चन में कितना लिखोगे आप बैठ के? उसने कहीं आपसे ये नहीं कहा कि आपने शीटें भरनी है। बच्चे करते क्या है, कई बार ना फजूल एक्सप्लेनेशन रेपिटेशन देने बैठ जाते हैं। देखो, ये तशरीह का पेपर नहीं है। तशरीह का पेपर हो ना, लिखते जाओ, जो जहन में आता लिखते जाओ। उसमें गिट ना वाला सीन होता है। मकसद यहाँ से ये नहीं होता, समझाने वाली बात कर रहा हूँ, मकसद ये कि उसमें बात की रेपिटेशन जायज होती है, क्योंकि शायर खुद रिपीटिशन कर रहा होता है। शायर पहले शेर में भी कह रहा होता है मोहब्बत हो गई, दूसरे में मोहब्बत, तीसरे में मोहब्बत, मरते तक मोहब्बत ही हो रही होती है उसकी। तो ये शायरी में होता है, ये फैक्चुअल हिस्ट्री में नहीं होता। हिस्ट्री में आपने फैक्ट्स के ऊपर रहना है, आपने फैक्ट लिख दिया बस, वो हो गया, आगे चलो, ठीक है। उसे जितना उसका रीजनेबल एक्सप्लेनेशन बनती है दे दी, आगे चलो। अच्छा, फिर आता है कि हम पॉइंट्स को एक्सप्लेन कैसे करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट ने पूछा होता कि सर हम 14 मार्क्स के क्वेश्चन में पॉइंट्स को कैसे एक्सप्लेन किया करें। इसको यूं समझो, एक होता है पॉइंट को मेंशन करना, आइडेंटिफाई करना। जैसे मैं कह दूं, क्वेश्चन आ जाता है कि लैक ऑफ वेपन्स वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर द इंडियन फेलियर इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, डू यू एग्री, एक्सप्लेन योर आंसर, ठीक है। अब मैं इसमें कहता हूं कि ये पहला पॉइंट है, लैक ऑफ वेपन्स आइडेंटिफिकेशन होगी। मैंने कह दिया लैक ऑफ वेपन्स इज वन ऑफ द रीजंस। इसको डिस्क्राइब करूंगा, लैक ऑफ वेपन्स का मुराद क्या है कि बिकॉज इंडियंस डिड नॉट हैव मॉडर्न वेपन्स, दे डिड नॉट हैव अप टू डेट वेपन्स, देयर वेपनरी वाज नॉट इन टॉप नॉच कंडीशन। ये डिस्क्रिप्शन होगी। एक्सप्लेनेशन या इम्पैक्ट क्या है इसकी वजह से, when they came into battle with the British they were not able to hold up to their ground, they were pushed back, they were not able to fight well। इस तरह की बातें आप लिखोगे ऑब्वियसली, ठीक है। इससे आपकी बात की कंटिन्यूएशन बनती है।
तो आप जब पॉइंट को एक्सप्लेन करो, उसको आइडेंटिफाई करो, डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन, इम्पैक्ट बताओ, आगे चलो। अगर आप इस तरह कर देते हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल इसमें ही आप पॉइंट डालते हो, वो जो मैंने खिलाफत मूवमेंट वाले क्वेश्चन की बात की है, वहां आप डालते हो कि जो हिजरत टू अफगानिस्तान वाला मसला था उसके अंदर, तो डिस्क्रिप्शन पहले पॉइंट आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि हिजरत टू अफगानिस्तान जो है एक इशू था, ठीक है, उसमें आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या होगी, आप बताओगे कि भाई 19 उसके अंदर जो है इतने सारे इतने हजार मुस्लिम जो है वो अफगानिस्तान जो है उन्होंने वो करने की कोशिश की, वहां जाके उनको लिखा नहीं गया एक्सेट्रा। उसका इम्पैक्ट कैसे हुआ, क्या भाई मुसलमान जब वापस आए उनके पास कुछ था ही नहीं, अपना सब कुछ बेच के गए थे यहाँ से, वहां उनको कुछ मिला नहीं, यहाँ आए तो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर दूसरे लोग काबिज हुए थे, अब वो यहाँ आके अपने ही एरिया में वापस वो बन गए, यानी क्या होता है, एक होता है ना, यानी आउटसाइडर बन गए। तो इससे उनकी स्ट्रेंथ टूटी, उनको फिर अपने रिलीजियस लीडर्स के ऊपर जो उस वक्त बात कर रहे थे इतना यकीन नहीं रहा कि यार ये हमें कहीं मिसगाइड तो नहीं कर रहे, ये लोग कहीं हमें जो है मसले में तो नहीं फंसा रहे। ये चीज आपकी बात को एक्सप्लेन करती है। हो गया, आगे चलो। इस तरह कोई इसमें ना एग्जांपल देना ना बैठ जाना कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी फलां स्पीच में फलां कहा, पता नहीं। मैं हैरान होता हूँ कि देखो पहले ना यहाँ पे एक बात समझना, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस। मेरे बैच के भी स्टार्स आए हैं, मेरे बाद के बैच के भी स्टार्स आए हैं, मेरे से पहले बैच के भी स्टार्स आए हैं। हम लोग भावलपुर के पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे ना ये जो जिन बिग नेम्स है ना आपके, जिनके आप नोट्स खरीदते फिरते हो, ग्रुप में यार मैं परसों देख रहा था, ग्रुप में कोई 40 पोस्टें आई हुई थी, 40 पोस्ट फॉर अप्रूवल सेम बंदे के नोट्स के बारे में। मैंने कहा भाई बहुत अच्छे नोट्स होंगे, चेक तो करें। एंड आई वॉज डिसअपॉइंटेड सो मच कि उसके 700 पेजेस के कोई नोट्स बन रहे थे यार, वो पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन जो सिलेबस में है भी नहीं, पता नहीं वो हिस्टोरिकल डिटेल्स जो पता नहीं सही है भी या नहीं वो डाली हुई है, पता नहीं। अच्छा अगर यार मुझे बताओ, मुझे मेरा सवाल ये है कि अगर इसका कोई बेनिफिट होता या इसकी वजह से डिस्टिंक्शन आती होती तो फिर मेरी डिस्टिंक्शन कैसे आ गई, मेरे साथ वालों की कैसे आ गई, मुझसे पहले वालों की कैसे आ गई। हम जो भावलपुर के स्टूडेंट्स थे हमें तो पता भी नहीं था इन टीचर्स का। मैं हमेशा ये बात समझाता हूँ कि हम स्मॉल सिटी वाले स्टूडेंट्स को अब जाके इनको, अब जब मैं खुद टीचिंग उसके अंदर आया हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ताकि एटलीस्ट इन चीजों से बचें वो, तब जाके मुझे अंदाजा हुआ है कि यार बड़े शहर में तो ये ड्रामे चल रहे हैं, लाहौर कराची फैसलाबाद इस्लामाबाद वगैरह में तो ड्रामा ही चल रहा है कि फलां के नोट्स ले लो फलां, क्योंकि होता क्या है, टीचर्स ने कमाना होता है उससे, फलां के नोट्स फलां के नोट्स फलां के नोट्स। अच्छा फिर बच्चे कहते हैं सर फलां टीचर जो है ना वो अपने नोट्स फ्री देते हैं, आप ऐसे ही कहते हैं सर उनके बारे में। बेटा वो इसलिए फ्री देते हैं कि वो आप जब उनके नोट्स लेते हो, आप देखते हो कि बुक है 200 पेज की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, एक रिलेटिव एग्जाम्पल है। आप देखते हो बुक 200 पेज की है, सर के नोट्स 50,000 पेज के हैं। चलो भाई ये सर बुक से ज्यादा जानते हैं, अब इनकी अकेडमी ज्वाइन करनी है। वो बेटा आपको नोट्स फ्री दे रहे होते हैं, पागल भी बना रहे होते हैं साथ साथ। और एक साइकी है, देखो ना आप उस एज में हो जिस एज में हमने भी उस एज में यही काम किए हैं, ठीक है, कि हम लोग देखते थे भाई बुक 20 पेज, सर के नोट 2000 पेज, ये सर को बहुत आता है, ठीक है। होता क्या है, वो आपको नोट्स बुक देते हैं, फिर आप उनकी अकेडमियां ज्वाइन करते हो, 2 2 दिन के क्रैश कोर्स लेते हो, जिसके अंदर आप हजारों रुपए पे करके गेस्ट पेपर, अच्छा फिर गेस्ट पेपर। मैं फ्यूरी इनफ्यूरिएट हुआ हूं ना आज देख के कि मैंने पिछला पूरा साल लगाया है बच्चों को ये बात समझाने में कि खुदा का वास्ता है यार, ये गेस्ट पेपर एक होक्स होता है, किसी को कुछ नहीं पता होता, जिसका तुक्का लग जाए वो हीरो बन जाता है, फिर वो अगले साल भी गेस्ट पेपर दे देता है, फिर बच्चे बैठ जाते हैं। खुदा का वास्ता है कोई कॉमन सेंस यूज करो। कैम्ब्रिज का इनके ऊपर कोई स्पेशल हाथ है, इनको कोई वो क्या नाम है वहां से नजूल होता है बातों का कैम्ब्रिज की तरफ से कि फलां चीज पेपर में आने वाली है। बच्चे एग्जाम से पिछली रात बैठ के ना 40 50 टीचर्स के गेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं बजाय के बुक पढ़ लें अपनी। भाई हम लोगों ने पेपर पास किए, कोई गेस्ट पेपर नहीं लेते थे हम लोग, गेस्ट पेपर पता ही नहीं होता था हमें होता क्या है, ठीक है। और यार मेरे बैच में आप देखोगे, अगर हम फर्ज करो 35 स्टूडेंट्स थे ना, तो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, 30 का ए या स्टार जरूर आया होगा, ठीक है। हमारे टीचर ने कभी हमें नहीं कहा बेटा गेस्ट पेपर तैयार कर लो। तो अच्छा फिर गेस्ट पेपर्स में होता क्या है, मैंने बहुत सारे गेस्ट पेपर्स देखे हैं, वो 3 4 साल के क्वेश्चन निकालते हैं, यार अगर ये आ रहा है ना, ये क्वेश्चन नहीं आया, चलो ये वाला क्वेश्चन आएगा डाल दो। यार कॉमन सेंस यूज करो, पागल बना रहे हैं आपको। आप उस टाइम को अपनी पढ़ाई में यूज करो, बैठ के नोट्स को रिवाइज करो, अपने अपने खुद के बनाए हुए नोट्स को, यार जो साफ सुथरे नोट्स हैं बुक को रिवाइज करो। कैम्ब्रिज कह रहा है कि ये इंडोर्स्ड बुक है, मैं इंडोर्स बुक से पेपर लूंगा, वो आपको किताबों, वो आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिख के दे रहे हैं, उसमें ऐसी ऐसी डिटेल्स यार, मतलब जिन डिटेल्स को सुन के दिमाग दंग रह जाता है कि फिर पता नहीं वहां से एक डायनासोर निकला, उसने अपने मुंह से आग निकाली, आग निकालते ही हिंदुओं ने लड़ाई कर दी, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई, कलकत्ता में 4,000 मुसलमान शहीद हो गए, इसके बाद वो डायनासोर गायब हो गया, गायब होने के बाद डायनासोर दोबारा आया तो पता नहीं लगा कहाँ गया। भाई ये डे ऑफ उस वाला जो आपका डायरेक्ट एक्शन डे है, 2000 वर्ड 200 वर्ड का उस बुक के अंदर आराम छोटा पैसे लिखा हुआ है, दैट इज मोर देन एनफ। फजूल डिटेल्स पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं उनको। फिर एग्जाम्स के बाद आके कहते हैं कि सर हमारा एग्जाम में ग्रेड नहीं आया। फिर मैं उनको ये बात करूं तो बुरा लगता है कि बेटे दोस्तों आपको रोका तो था इस तरह के नोट से। चीज मुफ्त मिल रही है, चीज का बल्क क्वांटिटी ज्यादा है, इस चीज को देखने के बजाय आप ये देखा करो क्या वो आपकी बुक से मैच भी करता है कंटेंट। वो तो बेटा स्टीरॉइड्स लगा लगा के आप अपने इनको मसल्स को 300 गुना फुला लो,
वो जब फिर खराब होते हैं तो आप देख लो, नेट पे वीडियोस मिल जाएंगी आपको, बल्क से क्या होता है, क्वांटिटी से क्या होता है। सिमिलरली इस्लामियात का सीन है। मैं हैरान हो गया हूँ, इस्लामियात के जो कुछ बच्चों ने मुझे सैंपल्स भेजे हुए हैं कि सर ये ना एक गेस्ट पेपर सर ने दिया है, इसको सॉल्व कर दें। मतलब उसमें वो क्वेश्चंस हैं उन चैप्टर्स के जो चैप्टर्स हमारे सिलेबस में ही नहीं है। एक टीचर ने गेस्ट पेपर निकाला है जिसके अंदर उसने जो आपकी अशरी और मुज़दलिफी डिबेट है वो डाली हुई है। अब ये अशरी और मुज़दलिफी डिबेट बेसिकली ए लेवल की इस्लामियत का हिस्सा है, और अशरी और मुज़दलिफी डिबेट जो है ये एक बड़ा डीप टॉपिक है, इसको समझने में ये टाइम चाहिए, ये ओ लेवल की इस्लामियत में तो है ही नहीं। और अगर अल्लाह ना करे कहीं कहीं सिलेबस में अगर अल्लाह ना करे लिखा भी होगा, अलग लिखा नहीं हुआ, फिर भी फॉर द सेफ्टी, जस्ट फॉर सेफ्टी ये बात कर रहा हूँ कि मुझे पता है 5-6 ऐसे होंगे जो बैठ के ना वीडियो के बात को समझने के बजाय ना उसको गलतियां निकालने बैठ जाएंगे। चलो फर्ज किया लिखा हुआ सिलेबस में तो नहीं आता पेपर में, ठीक है, हालांकि लिखा नहीं हुआ, फिर वही बात कर रहा हूँ। अब वो इस तरह की बातें बच्चों को, बच्चे ऑब्वियसली बात इंस्पायर होंगे कि यार ये तो कहीं नहीं पढ़ा, ये तो इन सर ने बता दिए, और ये तो कहीं नहीं पढ़ा, इन सर ने बता दिए, भाई उन सर ने जो बताया वो सिलेबस में नहीं है आपके। अच्छा फिर इस्लामियात में वो देखो, इस्लामियात में हमें पता है कि किसी भी रिलीजन में, इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट इस्लाम, आप किसी भी रिलीजन को पढ़ोगे वहां इख्तिलाफी बातें होती हैं। इख्तिलाफी बातों से मुराद ये है कि जिनके ऊपर लोगों में एक कंसेंसस नहीं है, कुछ लोगों की कुछ राय है, कुछ लोगों की कुछ राय है, राय डिफर करती है। आपने पेपर देना है, आपने जाके कैम्ब्रिज के उसमें हॉल में बैठ के ना दीनी डिबेट लिख के नहीं आनी। वो आपको हॉल में इसलिए इनवाइट नहीं कर रहे होते कि वहां बैठ के आपने एक दीनी डिबेट लिखनी है, इसको ज़हन से निकालो। इन योर इस्लामियात पेपर दे आर कॉलिंग यू टू अटेम्प्ट द पेपर बेस्ड ऑन योर सिलेबस। उनने आपको मार्क करना है आपके सिलेबस के हिसाब से, उनने आपको इंडोर्स बुक्स की लिस्ट दी हुई है, कोई एक बुक, 5-6 की जरूरत नहीं है, टेक वन बुक, उसको फॉलो करो, पेपर कराओ, आपका ग्रेड आ जाएगा। ये जो आप मिक्सचर बनाओगे ना 5-6 जगहों की डिबेट्स वगैरह उठा के, पता नहीं क्या क्या हिस्टोरिकल एविडेंस उठा के आप लिखाओगे, तो यार अगर इस तरह का सीन हो ना, अब एक बात समझना, आपकी बुक्स में इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में बहुत कम लिखा हुआ है। मेरी इस बात को इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको बात की जिस समझ आए कि मैं असल बात आपको यहाँ कन्वे क्या करना चाह रहा हूँ, मेरी बात के पीछे मकसद क्या है। होता क्या है, टीचर्स ना आपको रेवलेशन ऑफ कुरान वाले चैप्टर में, अहादीस वाले चैप्टर में, इस जो आपके ये चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन मक्का वाले चैप्टर के अंदर, इनमें आपको जो है बहुत ज्यादा ना अपनी तरफ से कंटेंट डाल के देते हैं। कई बातें सही और बहुत सारी बातें वो जिनके बारे में कोई सही रवायात मौजूद ही नहीं है, खुद से बनाई हुई जो आपको नोट्स में लिख दी है। मेरा सवाल ये है कि अगर इस तरह ही करना है तो यार आपकी जो बुक्स हैं, जैसे फरखंदा नूर मोहम्मद वाली बुक है, उसमें जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के टाइम में जो जंगें हुई हैं, ठीक है, उन जंगों के बारे में 1.5 पैराग्राफ लिखा हुआ है, 200 100 वर्ड लिखे हुए हैं। आप अपनी बुक खोलो, जो बच्चे फरखंदा नूर मोहम्मद की बुक यूज कर रहे हैं उसमें देखो, आपको ये जो है अपनी बैटल ऑफ यरमूक के बारे में मिलेगा 1 से 2 पैराग्राफ, ठीक है, आधा पेज मिल जाएगा। अगर आप हिस्ट्री की बुक्स को कंसल्ट करो, बैटल ऑफ यरमूक वाज वन ऑफ द बिगेस्ट बैटल्स। अब यहाँ मेरी बात को कैरी करना, उस बैटल के अंदर बहुत सारी जो है सब सब स्टोरीज हैं, यानी सब उसके अंदर एक हिस्ट्री है। जैसे पहले दिन बैटल के अंदर जो है हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो 60 मुस्लिम्स के साथ, ये बातें पेपर में मैं पहले बता रहा हूँ ना लिख के आना कि ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं समझाने की बात कर रहा हूँ कि अगर इन्फॉर्मेशन ही ढूंढनी है तो ऐसे मिल जाती है। 60 मुस्लिम के साथ 60,000 क्रिश्चियन अरब, जो वो अरब के वो कबाइल जो क्रिश्चियन हो गए थे और जो रोमन्स के साथ मिले हुए थे, 60,000 अरब मुंतसरा और 60 मुस्लिम्स। ये पहले दिन की बैटल है, इसमें 5-5 मुसलमानों के ग्रोह बना लिए थे उनने कि अपनी पुश से पुश मिला लो, बैक से बैक कनेक्ट कर लो ताकि कोई पीछे से तुम पे हमला ना कर पाए। और इसमें मुसलमानों का मैक्सिमम नुकसान क्या हुआ था, 5 या 6 शहादतें और 6 या 7 जो है कैदी, और उनके जो है 6,000 लोग मार दिए थे। ये पहले दिन का वो है। इस तरह ही सेकंड थर्ड डे की ये बैटल ऑफ यरमूक जो है, इसके अगर अपने ऊपर आप हिस्ट्री ढूंढने पे आओ ना, आपको 500 सफ़ों की हिस्ट्री मिल जाएगी। अब इसका क्या मतलब है, आप पेपर में जाके 500 की हिस्ट्री लिखो, मसला क्या है, ये बातें टीचर्स अगर आपको बताएंगे ना तो फिर बच्चे इसमें होते हैं यार पहले ही इतनी बैटल्स हैं, 20 बैटल्स पहले पढ़नी है, यहाँ 40 और आ गई, कौन पढ़ेगा, फिर आप उनकी ट्यूशनें ज्वाइन नहीं करते, ठीक है। तो वो आपको इनके बारे में कुछ नहीं बताते, वो आपको वो चैप्टर्स के बारे में बताते हैं जहां आपके लिए याद करना आसान है। वो आपको रेवलेशन ऑफ कुरान के अंदर ना, अगर बुक में 15 पेजेस हैं, वो आपको 25 पेजेस और दे देंगे ऊपर से। वो आपको लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मक्का के ऊपर अगर बुक में 11-12 पेजेस हैं, वो आपको 300 पेज पकड़ा देंगे, क्योंकि बच्चे को यहाँ ना बच्चा याद करने फिर उनकी ट्यूशन ज्वाइन करता है। आपको उतने नॉलेज की जरूरत है जितना नॉलेज आपके पेपर में काम आना है। अगर आपको पढ़ने का शौक है, आपके पास आगे छुट्टियां आएंगी, आपका आगे फ्री टाइम आएगा, आराम से बैठो, हिस्ट्री की किताबें मिलती हैं, ऑनलाइन डाटा पड़ा हुआ है, पढ़ो बैठ के। अपने पेपर के लिए ऐसी चीजों को पढ़ के अपना जो टाइम है उस पर डाइवर्ट ना करो, अपना टाइम यूज करो उस कंटेंट के ऊपर जो पेपर में लिखना है आपने। मैं हैरान हो जाता हूँ बच्चे, एक ही स्टूडेंट, मैं ये मजाक नहीं कर रहा, एक ही स्टूडेंट का पहले दिन पोस्ट आती है
फलां के नोट्स मिल जाएंगे, दूसरे कहती फलां के, उसी बच्चे की दूसरी आती है। मैं सोचता हूँ भाई खुदा के बंदे, तू 3 दिन में 300 पेज के 3 नोट्स मांग रहा है, 900 पेज पढ़ेगा कैसे? क्या करेगा 900 पेज पढ़ के? सेम इन्फॉर्मेशन है, उसको आप रिपीट कर रहे हैं, टाइम जाया कर रहे हैं, अपने टाइम को बचाओ, पेपर में इतना टाइम नहीं होता, आगे टाइम बहुत कम रह गया आपके पास। इस तरह इस्लामियात के पेपर के अंदर जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हो, मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है आपके पहले क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपने पैसेजेस को या अहादीस को एक्सप्लेन करना होता है, वो आप देख लेना, क्योंकि उतनी एक्सप्लेनेशन मैं दोबारा नहीं दे सकता। मैंने बड़ी बहुत डिटेल एक एक्सप्लेनेशन बनाई थी काफी अर्सा पहले, मेरे चैनल पे पड़ी भी होगी। जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसके लिए रूल ऑफ थंब वाली बात जो है वो ये होती है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना आपका, कोई भी क्वेश्चन वो कंपलसरी में आ रहा हो या आपका वॉलंटरी में आ रहा हो, जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अंदर एक्सप्लेनेशन देने से पहले जितनी डिस्टिंक्ट बातें आती हैं वो लिख लिया करो। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, ठीक है। अब आपको ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के अंदर अगर फर्ज करो 12-15 डिस्टिंक्ट बातें पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब आया, उसमें आपने क्या देखा, फिर आपने जो है उम्रे की नियत की, ठीक है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है सहाबी साहब कराम जो है वो वहाँ उसकी तरफ गए, ठीक है, हुदैबिया का जो मुकाम था वहाँ के यानी क़याम पजीर हुए। उसके बाद ये कि कुछ असहाब को भेजा, जब हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं, हज़रत उस्मान गनी जिनको कहा जाता है रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं, जब वो वहां से वापस नहीं आए तो उसके बाद बैत रिजवान की गई। बैत रिजवान एक स्पेसिफिक पॉइंट है उसके अंदर। फिर बैत रिजवान के बाद आपका आ जाता है कि फिर जब वो लोग आगे से यानी कि निगोसिएशन करने आए, इसमें मुसलमानों के पास असलहा नहीं था कोई, यानी कि बहुत कम, जैसे मिनिमल असलहा होता है वो था, क्योंकि जंग की नीयत से नहीं आए थे। फिर जो उसमें कुछ असहाबे कराम को उसके अंदर यानी जो एक वो था कि ये ऑन द यानी कि यानी जो एक रिटर्न टर्म्स के ऊपर देखा जाए तो इट लुक्स लाइक कि हमें डिफीट हो रही है। फिर अल्लाह ताला ने जो कुरान शरीफ में आयात बताई उसके बारे में, इट्स अ मैनिफेस्ट विक्ट्री, वो वाली आपकी। उसके बाद जो कुछ मुसलमान जो हैं जिन्होंने बीच में यानी जो बाद में मुसलमान हुए, जिनको मदीना में फिर नहीं आने दिया गया मुआहिदे के तहत, जिनने बीच में मसला डाला, ये बहुत सारे आपके पास ट्रीटी हुदैबिया के बारे में डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। पहले ये सारे लिख लो, उसके बाद अगर टाइम बच जाए और बाकी सारे क्वेश्चन कर लो ना सारे इस तरह करके, फिर बैठ जाना एक्सप्लेन करने, लूज शीटें ले लेके ना। अब मेरी बात समझाने वाला हूँ, आपको बहुत शौक है एक्स्ट्रा शीटें लेने का, ठीक है। अब पता है मसला क्या होता है कि मुझे याद है एक स्टूडेंट, उसको तो मतलब अभी तक इस बात में तकलीफ है कि मैंने उसे ये कह दिया था बेटा कि एक्स्ट्रा शीटों को अवॉइड करके आप पहले अपना काम पूरा करो। अभी तक जब भी उसे मौका मिलता है यही बात करता है, सर मैंने तो आपको दिखाया था एक्स्ट्रा शीटें अलाउड होती हैं। मकसद मेरी बात समझो, आपने कर लिया, आप सारे क्वेश्चन पहले इस तरह कर लो 10 मार्क्स वाले, और जिस तरह 4 वाले बताऊंगा वो कर लेना। फिर टाइम बच जाए ना, लेते जाना लूज शीटें भरते जाना, लेते जाना लूज शीटें भरते जाना, जो आपने 300 पेज के नोट्स पढ़ा भरते जाना, पहले पेपर कर लो अपना। अच्छा, इस तरह जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, वो आपसे कहीं भी एनालिसिस नहीं करवाता है इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें एनालिसिस करने बैठ ना जाना, ठीक है, टाइम जाया होगा। जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो अमूमन सेम टॉपिक से अगर डिफरेंट से भी आए तो वो आपको एनालिसिस का कहता है। किस तरीके से? वो आपको कहता है कि यार ये जो फलां बात है ना, इसको आप करंट लाइफ से कनेक्ट करें। जैसे क्वेश्चन बहुत कॉमन आ जाता है कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी, उनकी लाइफ से जो आज की औरतें हैं, मुसलमान औरतें, उनको क्या सीखना चाहिए। इसका तरीका पता है क्या है? मैंने हमेशा ये बात की है, जो आपके पास उस क्वेश्चन के लिए जहन में मवाद है ना 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, उसको ज़हन में रिपीट करो और सोचते जाओ कि यार फलां बात को मैं आज की वुमन पे कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हैं, उन्होंने अपने से एक छोटे एज के बंदे से शादी की क्योंकि उनमें पाइटी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नेक थे, यानी उनमें यानी कि उनमें क्वालिटीज़ थी एज़ अ गुड पर्सन की। तो इस पे आप ये बात कर सकते हो कि आज की जो मुसलमान औरतें हैं, उनको इससे ये सीखना चाहिए कि पहले इंसान की पाइटी देखो, फिर बाकी चीज़ें देखो व्हेन यू आर लुकिंग फॉर समवन लाइक फॉर मैरिज पर्पसेस, ठीक है? इस तरह। फिर दूसरी बात, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नेक्स्ट हमारे पास इनमें क्या चीज़ आती है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उसका नबूवत का ऐलान किया, तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है उन्होंने पूरी सपोर्ट की। तो इससे हमें क्या बात समझ आती है, आज की औरत कैसे कर सकती है कि आज जब आज की उनका यानी कि जो आज की औरतों के जो शौहर हैं, जब अगर वो कोई नेक काम करने किसी नेक काम की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो वो उनकी मदद करें, ठीक है। आप एग्जाम्पल दे दो, कई बार कई लोग जो होते हैं कोई नेक काम करना चाहते होते हैं और औरतें जो होती हैं वैसे बन जाती हैं कि क्या ये क्या नेकी का काम कर रहे हो, इसको छोड़ दो ये वाला। तो इनसे आज की औरतों को गुरेज करना चाहिए। एक एक पॉइंट को जहन में रिपीट करो, ठीक है। जो आपने 10 मार्क्स का बुकिश नॉलेज पकड़ा हुआ है उसको करंट लाइफ पे अप्लाई कर दो। इससे ज्यादा आसान टेक्निक कौन सिखाएगा आपको? अब इसका होता क्या है, पोस्ट आ जाती है, कैन वी गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द 4 मार्क्स क्वेश्चन दैट आर पॉसिबल। दुनिया में मैं कहता हूँ कोई टीचर ऐसा है ही नहीं जो सबकी लिस्ट कंपाइल कर दे। क्वेश्चन तो अनलिमिटेड बन सकते हैं 4 मार्क्स के, इतने टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस के अंदर। तो इस तरह की ना फजूल चीजों को अवॉइड किया करो, उस चीज में टाइम लगाओ जो आपका टाइम बचाए। बहुत वेला टाइम नहीं है यार, पेपर में आपका टाइम बहुत लिमिटेड होता है। जब बैठते हो ना पेपर में पता नहीं लगता, टाइम यूं भागता है, ठीक है।
तो टाइम को ज़ाया करने से बहुत बेहतर है कि यूज इट इन थिंग्स जो आपको बेनिफिट दें। बेनिफिट वाली चीज़ों में दोगे, फायदा भी होगा, वरना फजूल में लिखी जो क्या फायदा होगा, उस कैंड में आ जाओगे टाइम ज़ाया करके अपना सारा। तो ये अच्छा, अब ये कुछ बातें हैं, ठीक है, इनको इनको कैरी किया करो, इनके बारे में सोचा करो, समझा करो, और फिर उसको पेपर को अटेम्प्ट किया करो। कोशिश करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं, लेकिन फिर वही बात है कि टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम रिस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं आजकल। फिर कुछ इश्यूज और भी मैंने इससे पहले आपको वीडियो के स्टार्ट में बताए हैं, इस पर कुछ इश्यूज और भी बहुत सारे हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह बट विल कंटिन्यू, और बाकी आई होप कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ हो। बहुत शुक्रिया।